अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अवाम गरीब है, जिसके अवाम टैक्स दे दे कर थक गए हैं, लेकिन वो किसी तरीके से वेलफेयर सिस्टम के अंदर बेहतरी नहीं देखते। एक ऐसा मुल्क है जिसके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो सिर्फ $6.7 बिलियन हैं। एक ऐसा मुल्क है जिसके अशराफिया तो अमीर हैं, जिनकी जायदादें बाहर कई बिलियन डॉलर्स तक की होंगी अगर मिलाएं सारों की तो। लेकिन एक ऐसा मुल्क जिसके अवाम को अभी ये समझ नहीं आ रही कि दालें इंपोर्ट करने के लिए पैसा किधर से लाएं। ये वही अवाम है जो टूटी चप्पलों के साथ एक ऐसी ज़मीन पर कदम रखते हैं जो कि खरबों डॉलर्स के ज़खायर से भरी पड़ी है। एक ऐसी ज़मीन पर कदम रखते हैं जो कि खाक छाने तो सोना उगले, लेकिन कई सालों से, टू बी प्रिसाइज 75 ईयर्स से पाकिस्तानियों ने इन ख़जानों का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। थर कोल प्रोजेक्ट हमारे सामने है, अल्लाह अल्लाह करके शुरू हुआ है, वो भी किस लेवल पर है, उससे कई ज़्यादा की कैपेसिटी रखता है। लेकिन आज मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात करूंगी, अकेला एक प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है, जो पाकिस्तान के हर शहरी को जो है वो बिल्कुल तब्दील कर सकता है उसकी ज़िंदगी को। और ये कौन सा प्रोजेक्ट है? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पिछले 30 साल से राह तक रहा है कि उसको किसी तरीके से शुरू किया जाए और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल किया जाए। ये मामला है रेकोडेक का। सोने और तांबे यानी गोल्ड एंड कॉपर की माइंस हैं। रेकोडेक चागई डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में। ये वही सूबा है जो कि रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा है और गुर्बत भी बेतहाशा है। और गुर्बत इसलिए है क्योंकि इसके संगलाख पहाड़ों से तमाम फैसिलिटीज़ को गुजारना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मसला बलूचिस्तान से, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी अपनी फैमिली उधर से है, मसला सबसे बड़ा ये है कि वहाँ के अपने सरदार, अपने सियासतदान जोकों की तरह, लीचों की तरह अवाम के, बलूचिस्तान के अवाम को चिपके हुए हैं और उनका खून चूस रहे हैं, खून निचोड़ रहे हैं। और यहाँ जो वफाकी हुकूमत है या जो बाकी सियासतदान है मुल्क के बाकी, वो उन्हीं सरदारों को सपोर्ट करते हैं ताकि सियासी तौर पर वो इंग्रेस हासिल कर सकें बलूचिस्तान के अंदर और उस तरीके से मामलात को आगे लेकर जा सकें, अपनी सियासत के लिए फ़ायदा उठा सकें। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ कौमी धारा तब्दील होते हुए और इकॉनमी के हालात बहुत ख़राबी की तरफ जाने के बाद सबकी अक्ल में एक बात आई है कि ये वाला मंसूबा ऐसा मंसूबा है जो कि पाकिस्तान को बचा सकता है। इसके अलावा तो हमारे सियासतदान फेल हो चुके हैं इकॉनमी को संभाला देने में। रेकोडेक एक ऐसा मंसूबा है जो कि तकरीबन $1 खरब के ज़खायर हो सकते हैं इसके अंदर। एट दिस पॉइंट इन टाइम $260 बिलियन के ज़खायर तो पक्के पक्के इधर हैं। ये चागई डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बलूचिस्तान सूबे के अंदर है और गोल्ड और कॉपर इसके अंदर वाफिर मिकदार में भरा पड़ा है। 1993 के अंदर सबसे पहले रेकोडेक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। अब 93 को देखिए और 93 के बाद 2003 आया, 2013 आया और अब 2023 आने के अंदर 15 दिन बाकी हैं। और अब जाके हमने दोबारा ये डिसाइड किया है कि इसको रीस्टार्ट करेंगे मैटर को। इस 93 से लेकर 2022 के आखिर तक हुआ क्या, वो कहानी मैं आपके सामने रखने लगी हूँ। 2022 तक आने में जितने 30 साल लगे हैं, इसके अंदर बहुत उतार चढ़ाव देखा रेकोडेक ने। रेकोडेक 1993 में शुरू हुआ। 93 के अंदर एक ऑस्ट्रेलवी कंपनी से बलूचिस्तान की हुकूमत का मुआहिदा हुआ और 2002 में ऑस्ट्रेलवी कंपनी ने अपना हिस्सा बैराक गोल्ड और एंटोफेगेस्टा को दे दिया। इनको फ़रोख्त करने के बाद ये दोनों कंपनीज, एंटोफेगेस्टा और बैराक गोल्ड ने मिलकर एक कंपनी बनाई जो कि टेथियन कॉपर कंपनी TCC के नाम से आगाज़ हुआ। इन दोनों कंपनीज ने 2011 के अंदर जब काम करना था तो 2011 के अंदर साबिक बलूचिस्तान के वज़ीर आला असलम रसानी साहब ने कंपनी के माइनिंग की दरख्वास्त को ही रद्द कर दिया कि वो माइनिंग शुरू करना चाह रहे थे। रसानी साहब ने, ये वही वाले रसानी साहब हैं जो डिग्री जाली होती है वाली, वो मैं अभी वीडियो लगा देती हूँ इधर, वो भी सुन लें कि इनकी अक्ल और फहम कितनी है और इनके बारे में जो कहानियाँ मशहूर हैं, कहानियाँ भी नहीं असलियत मशहूर है बलूचिस्तान के अंदर कि किस तरीके से ये भी जौक की तरह बलूचिस्तान की आवाम का और बलूचिस्तान की हुकूमत का पैसा खींच के अपने ज़ाती मामलात तक लेकर आते रहे, वो भी आपके सामने। लेकिन जैसे पहले सुने ना, असलम रसानी साहब का अपना कैलिबर क्या है। डिग्री होती है, चाहे थर्मामीटर का हो या यूनिवर्सिटी। क्या रूल यार? कोयटा शोरवा के मैंने सुना है, शूरा के मैंने कभी नहीं सुना।
अब ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर तो हो तो तब तो समझ आती है असलम रहसानी साहब, लेकिन मुल्की मामलात संभाल रहे हो तो फिर तुफ है हम लोगों के ऊपर भी, अवाम के ऊपर भी। 2011 के अंदर इन्होंने उस माइनिंग की दरखास्त को रद्द किया। मंसूबे के खिलाफ पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंपनी गई, दरखास्त उन्होंने दी, और उसके बाद साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, वो जो तमाम अदलिया की आज़ादी वाला मामला हुआ था, और उसके बाद भी हमारी अदलिया अभी किस नंबर पर जाके बैठी हुई है इंटरनेशनल जस्टिस के अंदर, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मंसूबे, तमाम मंसूबे जो मुआहिदे हैं उनको कैंसिल कर दिया जाए। इस मंसूबे के सारे मुआहिदों को उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया और वहां से शुरू हुई एक इंटरनेशनल बैटल। उस इंटरनेशनल बैटल के अंदर टीसीसी कंपनी जो है उसने उसके लाइसेंस को भी ऑब्वियसली मनसूख कर दिया गया और टीसीसी ने सालिसी की एक दरखास्त वर्ल्ड बैंक में डाल दी। वर्ल्ड बैंक ने 2019 के अंदर सालिसी ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का जुर्माना थमा दिया कि लीजिए आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कंपनी के साथ, गवर्नमेंट ने किया था, आपने इसको कैंसिल कर दिया है, जैसे भी किया है आप अब 6 अरब डॉलर का जुर्माना भरें। एक ऐसा मुल्क जिसके अभी ज़खायर 6.7 बिलियन डॉलर हैं, उसको 6 अरब का जुर्माना भरना पड़ जाए और ये आहिस्ता आहिस्ता सूद लगकर ज़्यादा होता रहा। ट्रिब्यूनल ने जब ये फैसला किया तो पाकिस्तान ने दोनों कंपनियों से बातचीत करना शुरू की। एंटोफेगेस्टा ने कहा कि जी सॉरी हम नहीं ये काम कर सकते, उन्होंने हाथ उठा दिए। पराग गोल्ड वापस आ गया और उन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात की और हुकूमत से मुज़ाकरात में कामयाबी के बाद फिर ये डिसाइड हुआ कि ठीक है जी हम रेको डेक के ऊपर एक बार फिर माइनिंग स्टार्ट करेंगे। मार्च 2020 के अंदर बाकायदा मुआहिदा हुआ, उसका ऐलान किया गया, जो कि अब इस हुकूमत ने आकर बिल के अंदर तरमीम करके मामले को आगे बढ़ाया है। इससे पहले मार्च के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर ये मैटर आगे बढ़ चुका था, उसका ऐलान भी हो चुका था। पराग गोल्ड ने 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का फैसला किया और इससे जो तमाम मंसूबे से जो भी कॉपर गोल्ड की फॉर्म के अंदर एसेट्स निकलेंगे, पराग गोल्ड 50% यानी डायरेक्ट आधा काट उनके पास जाएगा। कंपनी तो मालामाल हो गई इतनी डिलेज करने की वजह से और हमारे सियासतदानों की कोताही और कमकली की वजह से। इसके बाद फैसला ये हुआ कि 25% बलोचिस्तान गवर्नमेंट को जाएगा और 25% ही वफाकी हुकूमत को जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली PMLN की गवर्नमेंट थी, उनके बहुत सारे एलाइज थे, उन्होंने ये शोर किया कि बलूचिस्तान को 25% क्यों जाएगा, बलूचिस्तान डिजर्व्स मोर, और बलूचिस्तान का एसेट है और हमारे यहाँ 18वीं तरमीम है। तो फिर ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए वहाँ के सियासतदानों के, और फिर ये डिसाइड हुआ कि बलूचिस्तान को 35% दे दिया जाएगा और हुकूमत जो है वो 25% रखेगी। इन मुज़ाकरात के अंदर अयाज सादिक साहब भी थे, आज़म नज़ीर तारा साहब भी थे। उसके बाद जब ये डिसाइड हो गया तो जुलाई 2022 के अंदर, इस जुलाई 2022 के अंदर अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो साहब ने मंसूबे पे काम करने के 14 अगस्त को काम शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन ऑब्वियसली वो हमारे सामने ही है। प्लांट, ये वाला प्लांट जो पराग गोल्ड लेकर आएगी, ये तकरीबन 40 मिलियन टन सालाना धात और सोना निकालेगी। इस 40 मिलियन टन से वही शेयरिंग होगी। उस सोने और तांबे की जो पहली पैदावार है वो आज से 5 साल बाद यानी 2027 के अंदर सामने आएगी। और 18 अक्टूबर 2022 को सदर आरिफ अलवी साहब ने जाकर मंसूबे से मुताल्लिक राय के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस दायर कराया था। 9 दिसंबर को, अभी चंद दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने नए मुआहिदे को कानूनी एतबार से दुरुस्त करार दिया है और 13 दिसंबर यानी आज से 2 दिन पहले वफाकी काबीना ने मंसूबे को हतमी डील पे दस्तखत करके मंजूरी दे दी है। अब ये याद रहे कि आज से 5 साल बाद ये मंसूबे से हम लोगों को फ़ायदा मिलना स्टार्ट होना है। इसके अंदर अगर आकर कोई और हुकूमत या कोई और फरीक गड़बड़ करता है तो उसको किसी तरीके से माफ नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि बलूचिस्तान इसी वजह से भारत के जो है वो निशाने पर है, क्योंकि भारत किसी तरीके से पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं देखना चाहता। कश्मीर को तो वो हटाना चाहते ही चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी उसी तरीके से जिस तरह बांग्लादेश को, मालदीव को, नेपाल को, श्रीलंका को, बाकी सारे ममालिक को अपना बगल बच्चा बनाया हुआ है, पाकिस्तान को भी उसी तरह बनाना चाहते हैं। और बलूचिस्तान के अंदर बारहा अभी भी जो नेटवर्क सामने आया है जो कि ईरान के थ्रू बलूचिस्तान के अंदर आता रहा, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता रहा, पाकिस्तानियों को मारता रहा, ये बड़े वाज़े तौर पर हम लोगों को नज़र आ रहा है कि इंडिया का एम बलूचिस्तान की तरफ क्यों है। इसलिए एट ऑल कॉस्ट अवाम, हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेस सबको मिलकर अपने मुल्क की सरहदों का दिफा और अपने एसेट्स का दिफा करना होगा। और मेरी और आपकी एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि ये जो हमारे सियासतदान अपनी जेबें भर भर के अपने जहाज के अंदर डॉलर भर भर के बाहर ले जाते हैं और वहां तो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं और इधर
टूटी चप्पलों के साथ अवाम को घूमना पड़ता है, इनको अकाउंटेबल रखें, इनके ऊपर नज़र रखें किसी भी फॉर्म के अंदर, चाहे ये सरदार हों बलूचिस्तान के, चाहे ये असलम रसानी टाइप लोग हों, या हमारी वफाक के अंदर बैठे हुए लोग हों, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग हों, कहीं भी किसी भी जगह पर इस तरह के लोग हैं, उनको अकाउंटेबल बनाएं। और उसके लिए अवाम को भी जो है वो एक ऑनेस्ट अवाम बनकर सामने आना पड़ेगा। तो किस्मत हमारी अपने हाथ में है, हम इसे उजाड़ दें या इसे संवार लें, ये हमारे पास है। हनीका निसार को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान आगे बढ़े, फले फूले और तरक्की करे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।